नमस्कार साथियों, डिवाइन परिवार के अंदर आपका स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। तो स्टार्टिंग से देखते हैं। मेरा हमेशा की तरह आपको जो कहना है कि कॉपी पेन लेके बैठें और साथ साथ में नोट्स भी बनाते रहें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखो, हम देखने वाले हैं, हमारी फर्स्ट स्लाइड है रिप्रोडक्शन। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या है, ये चैप्टर पढ़ना क्यों जरूरी है। देखो, रिप्रोडक्शन का मतलब है हमारे जैसे ही अलग अलग और ऑर्गेनिज्म है वो प्रोड्यूस करना। जब भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ही और लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं रिप्रोडक्शन। उस प्रोसेस को अपन कहते हैं रिप्रोडक्शन। तो पहली बात तो निकल के आती है कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है। लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपनी तरह से ही और लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने की जो प्रोसेस है, दैट इज नोन एज रिप्रोडक्शन। अब बात आती है रिप्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। भाई देखो, पिछले कई सालों से, हजारों सालों से इंसान इस पृथ्वी के ऊपर है और भी जानवर इस पृथ्वी के ऊपर हैं। तो कुछ तो प्रोसेस हुई होगी ना, क्योंकि इंसान की एज है वो मैक्सिमम 80 से लेके 100 साल तक जी सकता है। वो जैसे टोर्टोइज है वो 250 साल तक जी सकता है। लेकिन किसी भी जीव की एक एज लिमिट होती है ना, उतनी टाइम तक तो वो पृथ्वी के ऊपर सर्वाइव करेगा। लेकिन वो मरने से पहले अपने जैसी संतति या फिर ऑर्गेनिज्म है वो यहाँ पे छोड़ के जाता है। इसके पीछे यही सिस्टम रिक्वायरमेंट है। यानी इसी सिस्टम की वजह से वो अपने जैसे और ऑर्गेनिज्म वो प्रोड्यूस करके चला जाता है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, अर्थ के ऊपर जो कंटिन्यूटी होती है वो लगातार बनी रहे ऑर्गेनिज्म की, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात निकल के, रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म बर्थ टू ए न्यू यंग वन कैन बी कॉल्ड रिप्रोडक्शन। सेकंड, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। यानी अर्थ के ऊपर लाइफ की कंटिन्यूटी रहे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात, ये कितने टाइप का होता है? देखो, रिप्रोडक्शन होता है वो दो तरह का होता है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी मैंने जो आपको तीन बातें बताई वो एक एक करके बोर्ड पे लिखने वाले हैं, फिर उसके आगे देखेंगे। तो करें स्टार्ट। चलिए देखो, पहली हेडिंग भी यही है, रिप्रोडक्शन क्या होता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि रिप्रोडक्शन का मतलब है एक ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने ही जैसे और लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। तो वो वाली प्रोसेस। तो रिप्रोडक्शन के अंदर क्या लिखेंगे अपन, एक एक चीज है वो धीरे धीरे लिखते जाते हैं और इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लिखेंगे इट इज ए प्रोसेस, रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस या फिर इट इज ए प्रोसेस इन विच लिविंग लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस। यानी अपने जैसे ही राइज करते यंग वंस को। रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस themselves, like themselves। रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने जैसे ही और ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। वही अपन ने लिखा है कि इट इज ए प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस लाइक देमसेल्व्स, अपने ही जैसे। उसी को अपन क्या कहेंगे? रिप्रोडक्शन कहेंगे। समझ में आ गई ये बात? इसको नोट डाउन करो, फिर आगे चलें। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं क्या है। सेकंड का हमारा टॉपिक है व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। ये हमारे लिए क्यों जरूरी है? तो ये इसलिए जरूरी है ताकि अर्थ के ऊपर ऑर्गेनिज्म है उसकी कंटिन्यूटी है वो बरकरार रहे, वो बनी रहे। भाई हजारों सालों से मनुष्य इस पृथ्वी के ऊपर है, तो किस प्रोसेस के द्वारा है? रिप्रोडक्शन वाली प्रोसेस के द्वारा। ताकि वो अपने 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 आप को इस दुनिया से विदा करने से पहले अपनी जैसी और संतति है वो छोड़ के चला जाए, ताकि लाइफ है वो कंटिन्यूस बनी रहे अर्थ के ऊपर। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो हम एक बस छोटे से
छोटी सी लाइन के अंदर इसका आंसर देने वाले हैं कि पूछा गया है व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर आ जाएगा फॉर continuity of life, for continuity of life on earth, ताकि अर्थ के ऊपर लाइफ की कंटिन्यूटी है वो बरकरार रहे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, तो हमारा आंसर रहेगा फॉर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है ताकि पृथ्वी के ऊपर या अर्थ के ऊपर स्पीसीज की जो कंटिन्यूटी है वो बरकरार रहे। तीसरी बात देखते हैं क्या है इसके अंदर। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन है वो कितने तरह का होता है, तो रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये दो टाइप हैं रिप्रोडक्शन के। चलिए अपन लिखते हैं, क्या लिखेंगे, देर आर टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के दो टाइप हैं, कौन कौन से, एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। So if someone asks you about type of reproduction, then your answer will be there are two type of reproduction. First is asexual reproduction, second is sexual reproduction, sexual reproduction. अब ये अगर यहाँ तक क्लियर है तो फिर अब एक एक के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो हमारा पहला टॉपिक क्या रहने वाला है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए ये रहा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके बारे में क्या लिख सकते हो, देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसके अंदर सिंगल पेरेंट है वो ये अपना और इसके अंदर पार्टिसिपेट करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए रिप्रोडक्शन इन विच सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, केवल सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है। तो पहली बात तो निकल के आती है कि एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर केवल एक ही पेरेंट्स है वो अलाउ है, एक ही पेरेंट्स है वो अपना योगदान देता है। तो पहली बात क्या लिख सकते हैं, ओनली सिंगल पेरेंट्स, ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व। अच्छा, एक ही पेरेंट अगर इन्वॉल्व होता तो गेमेट सेल होती है ना, वो भी इन्वॉल्व नहीं होती है। तो सेकंड बात भी अपन ये लिख सकते हैं कि इसके अंदर गेमेट सेल है वो इन्वॉल्व नहीं होती। तो क्या लिख सकते हैं, गेमेट सेल गेमेट सेल्स आर नॉट इन्वॉल्व। अब ये गेमेट सेल क्या होती है, इधर देखो, जैसे मेल के अंदर गेमेट सेल क्या होती है और एक फीमेल के अंदर, मेल के अंदर गेमेट सेल होती है टेस्टिस और इसके अंदर फीमेल के अंदर ओवेरी, राइट। ये गेमेट सेल होती है, ये आपस के अंदर इन्वॉल्व नहीं होती है। इसके अंदर ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, गेमेट सेल आर नॉट इन्वॉल्व, इसके अंदर गेमेट सेल होती है वो इन्वॉल्व नहीं होती हैं। सेकंड बात ये लिख सकते हैं, ये वाला जो रिप्रोडक्शन है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर रैपिड मल्टीप्लिकेशन बहुत ज्यादा होते हैं, रैपिड मल्टीप्लिकेशन। तो दूसरी बात क्या लिख सकते हैं, इट इज अकर इन, या फिर एक और बात लिख सकते हैं इसके अंदर, ये वाला जो रिप्रोडक्शन होता है वो जो लो कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके अंदर अकर होता है ये वाला, यानी लोअर कैटेगरी के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना
उसके अंदर ये वाली प्रोसेस होती है। इट इज अकर इन लोअर ऑर्गेनिज्म, जो पूरी तरीके से डेवलप नहीं है ऑर्गेनिज्म। पहली बात, ओनली सिंगल पेरेंट्स है वो इन्वॉल्व होते हैं, गेमेट सेल आर नॉट इन्वॉल्व, दूसरी बात। और तीसरी बात लिख सकते हैं, इट इज अकर इन लोअर ऑर्गेनिज्म। फोर्थ बात इसके अंदर क्या लिख सकते हो, चौथी बात इसमें क्या लिख सकते हो? देखो फोर्थ बात इसमें ये लिखेंगे अपन कि ये जो रिप्रोडक्शन होता है इसके अंदर जो नई ऑफ स्प्रिंग बनेगी ना, या फिर नया इंडिविजुअल जो बनता है, वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल होता है, बिल्कुल एक जैसा होता है, पेरेंट्स से सेम ही होता है वो। क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर सिंगल पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स ही मूव करेंगे, तो जैसा पेरेंट्स है वैसा का वैसा ही मूव करेगा, उसमें कोई वेरिएशन वो देखने को नहीं मिलेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? ऑफ स्प्रिंग या फिर यंग वंस। यंग वंस होता है वो आइडेंटिकल होता है, आइडेंटिकल टू हिज पेरेंट्स। ऑफ स्प्रिंग या यंग वंस है वो आइडेंटिकल होता है, बिल्कुल एज इट इज कॉपी होता है टू हिज पेरेंट्स, बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह ही होता है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही पेरेंट्स होता है, वो अलाउ होता है, इसलिए कोई भी वेरिएशन है वो देखने को नहीं मिलता है। तो ये वाली बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। क्या पढ़ रहे हैं अपन? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अंदर पहला देखा ओनली सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व, दूसरी बात गेमेट है वो इन्वॉल्व होते नहीं है, और इट इज अकर इन लोअर ऑर्गेनिज्म, और चौथी बात है ऑफ स्प्रिंग या यंग वंस आइडेंटिकल टू हिज पेरेंट्स। ये इसके अंदर फोर्थ का पॉइंट है। बाकी मैंने मेल बता दी, मेल के अंदर टेस्टिस और फीमेल के अंदर ओवेरी है, वो गेमेट सेल होती हैं, वो गेमेट सेल होती हैं। ठीक है, यहाँ तक फटाफट कॉपी कर लो इसको, लिखो इसको, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। चलिए अब देखो, मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी वो कौन कौन से तरीके हैं जिनके थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो होता है। तो हम इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट मेथड है वो देखने वाले हैं। तो क्या लिखने वाले हैं आंसर के अंदर? देयर आर वेरियस मेथड इन विच एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर, देयर आर वेरियस मेथड इन विच एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर। क्या लिखने वाले हैं? देयर आर वेरियस मेथड, वेरियस मेथड्स, या फिर मेथड या फिर मोड, डिफरेंट डिफरेंट, देयर आर वेरियस मेथड, या फिर यहाँ पे मोड, मोड भी लिख सकते हो, मोड या फिर ये मैंने इधर लिख के रखा, देयर आर वेरियस मेथड या फिर मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसमें एक एक करके सबकी बात करते जाते हैं। पहला मेथड देखो कौन सा है, पेन का कलर है वो चेंज कर लेते हैं। फर्स्ट वाला जो मेथड है वो है फ्यूजन। अब ये क्या होता है? इसके अंदर कोई भी सेल होती है, सिंगल सेल होती है, वो ब्रेक डाउन हो जाती है, कोई भी सेल होती है वो ब्रेक हो जाती है, वो डिवाइड हो जाती है। कोई भी एक सेल है वो डिवाइड होके एक या एक से ज्यादा सेल का फॉर्मेशन कर लेती है, इसे ही अपन फ्यूजन कहते हैं, इसे ही अपन कहते हैं फ्यूजन कहते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं? सिंगल सेल, सिंगल सेल ब्रेक इनटू टू और मोर सेल। एक सेल होती है वो एक से दो में या फिर एक से ज्यादा ज्यादा के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं, टूट जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं, उसे अपन कहेंगे फ्यूजन। एग्जाम्पल के तौर पे अब देखो, ये भी दो तरह का होता है। एक तो होता है बाइनरी, बाइनरी फ्यूजन, और एक होता है मल्टीपल फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन। इन दोनों में क्या डिफरेंस है?
बाइनरी फिजन का मतलब होता है सिंगल सेल, अगर अगर मान लो ये वाली कोई सेल है आगे जाके, और ये देखो इस तरीके से ब्रेक हो गई, एक सेल दो सेलों के अंदर अगर मान लो टूट जाती है, एक सेल दो सेल में अगर टूट जाए तो उसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। ये वाला देखने को मिलता है अमोइबा के अंदर, अमोइबा के अंदर ऐसा प्रोसेस देखने, बाइनरी फिजन देखने को मिलेगा अमोइबा के अंदर। और मल्टीपल फिजन की अगर बात करें, मल्टीपल फिजन के अंदर एक सेल होती है, बहुत सारी सेलों के अंदर ब्रेक डाउन हो जाती है, दो से ज्यादा सेलों के अंदर अगर ब्रेक हो जाती है उसको बोलते हैं मल्टीपल फिजन। ये देखने को मिलता है प्लाज्मोडियम के अंदर, प्लाज्मोडियम में ऐसा देखने को मिलता है। एग्जाम्पल, यानी सिंगल सेल, बाइनरी फिजन के अंदर सिंगल सेल होती है, वो दो सेलों के अंदर ब्रेक डाउन हो जाती है उसको, तो एग्जांपल इसका आएगा अमोइबा के अंदर, अमीबा के अंदर या फिर अमोइबा के अंदर। जबकि मल्टीपल फिजन यानी एक से ज्यादा, दो से ज्यादा सेलों के अंदर अगर ब्रेक डाउन हो जाए उसको अपन बोलेंगे, वो होता है प्लाज्मोडियम के अंदर। किसमें होगा? प्लाज्मोडियम के अंदर। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला जो मेथड है या फिर पहला जो मोड है वो है फिजन। समझ में आ गई यहां तक की बात? चलो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। दूसरा है फ्रेगमेंटेशन। अब ये क्या चीज होती है? जैसे मान लो हमारे पास कोई एक फ्रेगमेंट है, सपोज मैंने ये एक फ्रेगमेंट ले लिया। फ्रेगमेंट का मतलब होता है टुकड़ों के अंदर अगर कोई चीज, देखने में ये एक जैसे लग रहे हैं लेकिन अलग अलग स्पीसीज के अंदर ये वाले, और या फिर अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये होते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई एक इस तरीके की कोई स्ट्रक्चर है, और उस टाइम बाद में ये देखो ऐसे ब्रेक डाउन हो रही है, ऐसे ये ब्रेक डाउन हो जाती है। एक फ्रेगमेंट ये बना, एक फ्रेगमेंट ये बन जाएगा इस तरीके से, ये वाला। या फिर मैंने इसके अंदर रेड कर रखा तो रेड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, रेड कर लो। ये देखो अलग अलग फ्रेगमेंट है ना, वो फॉर्म हो रहे हैं। एक कंप्लीट फ्रेगमेंट से एक से ज्यादा फ्रेगमेंट जब बन जाते हैं उसे अपन बोलेंगे फ्रेगमेंट। तो सेल ब्रेक इनटू फ्रेगमेंट, हम क्या लिख सकते हैं? सेल ब्रेक इनटू फ्रेगमेंट। और इस सिंगल सेल के अंदर देखो, इस बड़ी वाली सेल से ये जो छोटे वाली स्मॉल वाली सेल बनी है, इसमें वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इसके अंदर है। तो ये एग्जाम्पल अपने को किसमें देखने को मिलता है? इसका एग्जाम्पल देखने को मिलता है स्पाइरोगायरा के अंदर। स्पाइरोगायरा के अंदर ऐसा देखने को मिलता है। स्पाइरोगायरा फ्रेगमेंटेशन देखो, सेकंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देख रहे हैं अपन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। उसमें पहला तरीका तो अपन ने फिजन देखा, दूसरा तरीका है फ्रेगमेंटेशन। ये इसके अंदर कोई भी सेल है वो ब्रेक हो जाती है फ्रेगमेंट के अंदर, और इसका एग्जाम्पल अपन देख रहे हैं स्पाइरोगायरा के अंदर, स्पाइरोगायरा के अंदर। ठीक है, चलो इससे आगे बढ़ते हैं। तीसरा तरीका देखिए, तीसरा तरीका अपना है रीजनरेशन। रीजनरेशन, रीजनरेशन। अब इसके अंदर क्या होता है? रीजनरेशन के अंदर कोई भी स्पीसीज है उसकी बॉडी, जैसे मान लो कंप्लीट बॉडी है, उसके अलग अलग पार्ट हैं, वो ब्रेक तो होते हैं लेकिन हर पार्ट से पूरा इंडिविजुअल वापस फॉर्म हो जाता है ना। रीजनरेशन का मतलब यही होता है दोबारा जनरेट हो जाना, बॉडी पार्ट से दोबारा जनरेट हो जाना, किसी भी बॉडी पार्ट से दोबारा जनरेट हो जाना स्पीसीज का, उसी को बोलेंगे रीजनरेशन। तो क्या लिख सकते हैं? जैसे मान लो मैं कोई एग्जांपल ले रहा हूं, सपोज हमारे पास एग्जांपल के अंदर अपन ये देखते हैं, कोई एक ऐसा स्पीसीज था हमारे पास, ये वाला मान लो कोई स्पीसीज था, मैं एग्जांपल बता रहा हूं ऐसे ही। कुछ देर बाद में क्या हुआ, ये ब्रेक डाउन हो गया इसका इस तरीके से,
ऊपर वाले पार्ट में ये वाला पार्ट चला गया, बीच में ये वाला पार्ट आ गया, और नीचे वाले पार्ट के अंदर ये जो पार्ट है ना वो आने वाला। अब देखो, अब ये जो स्पीसीज था वो 3 पार्ट के अंदर ब्रेक हो गया, लेकिन कुछ टाइम के बाद में इस एक पार्ट से पूरा का पूरा पार्ट बन जाएगा ये वाला, देखो ऐसे, और पूरा कंप्लीटली फॉर्म हो जाएगा, नया नया स्पीसीज है वो फॉर्म हो जाएगा कंप्लीट से। इससे भी नया स्पीस बन जाएगा, बीच वाला तो बना हुआ ही है, और ऊपर ऐसी स्ट्रक्चर और आ जाएगी इसके नीचे, ये वाली स्ट्रक्चर है वो आने वाली, इससे भी एक नया स्पीसीज फॉर्म हो जाएगा। नीचे वाला पूरा कंप्लीट है ना, ऊपर वाले दोनों बन जाएंगे। ये नीचे वाला तो पहले कंप्लीट था। तो देखो ऐसा चेंजमेंट देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं रीजनरेशन, कि बॉडी पार्ट अलग अलग भागों के अंदर टूट के हर पार्ट से नया स्पीसीज है वो बन गया, इसे बोलते हैं रीजनरेशन। और ऐसा एग्जाम्पल है वो देखने को मिलता है, एग्जाम्पल अगर ये देखें, ये किस में देख, ये मिलता है प्लेनेरिया, प्लेनेरिया के अंदर ऐसा एग्जाम्पल देखने को मिलता है प्लेनेरिया के अंदर, प्लेनेरिया के अंदर। तो अभी तक अपन ने 3 तरीके देखे, एक तो फिजन, और एक देखा फ्रेगमेंटेशन, एक देखा है रीजनरेशन। अब चलो चौथे पे मूव करते हैं, फोर्थ वाले मेथड पे। फोर्थ वाला है बडिंग। अब बडिंग का मतलब क्या होता है? बडिंग का मतलब होता है जैसे मान लो हमारे पास कोई भी एक स्पीसीज है, इस तरीके का, इस तरीके का कोई भी एक स्पीसीज था, और कुछ टाइम बाद में इस स्पीसीज से ही कोई एक बर्ड है वो निकलनी शुरू हुई, और धीरे 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 ये जो बर्ड है वो और बड़ी होती जाएगी, और बड़ी होती जाएगी, और एक दिन इससे डिटेच हो जाएगी, अलग हो जाएगी। तो एक तो ये पहले कोई स्पीसीज था, और एक इसके पास और स्पीसीज है वो बन गया, इस तरीके से बन गया नया स्पीसीज। बर्डिंग के अंदर क्या होता है, किसी भी बॉडी पार्ट से एक बर्ड है वो फॉर्म होती है, धीरे 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 ग्रो होती है, और एक कंडीशन पे आगे, एक स्थिति पे आके ये डिटेच हो जाती है, अलग हो जाती है अपने पेरेंट्स से, और नया स्पीसीज है वो फॉर्म कर देती है, इसे ही बोलते हैं अपन बर्डिंग। और ये वाला देखने को मिलता है एग्जाम्पल, ऐसा एग्जाम्पल देखने को मिलता है हाइड्रा के अंदर, हाइड्रा इसमें देखने को मिलता है, हाइड्रा के अंदर देखने को मिलता है। सिंगल स्पीसीज से फॉर्मेशन के डिफरेंट डिफरेंट मेथड देख रहे हैं। ये वाला पूरा कंप्लीट स्पीसीज था, इससे एक बर्ड फॉर्म होनी स्टार्ट हुई, धीरे धीरे ग्रो करनी स्टार्ट हुई, जब इतना बड़ा हो गया कि हाँ अब डिटेच हो सकता है, तो फिर अलग होके इसने अपनी, अब इसके जैसा ही बन गया। देखो देखने में बिल्कुल आइडेंटिकल लग रहा है, हालांकि मेरा डायग्राम इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये मानो इसके अंदर ऐसा चेंजमेंट होता है। तो 4 नंबर का हो गया बडिंग। आगे देखते हैं, एक इसके अंदर तरीका होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, अब ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब क्या है? देखो भाई, अपन नॉर्मली डेली जीवन के अंदर जैसे जितनी भी वेजिटेबल खा रहे हैं, हो सकता है किसी प्लांट की रूट हो सकता है किसी प्लांट का स्टेम वो हो सकता है किसी प्लांट की स्टीम हो, वही तो खा रहे हैं अपन। तो जब भी किसी प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट, यानी या तो रूट से कोई नया स्पीसीज बने, या फिर उसके स्टेम से नए स्पीसीज बने, या फिर कोई उसकी लीफ से नए स्पीसीज बने, उसको अपन बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। उसको अपन बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। जैसे मान लो घर के अंदर आलू ला के रखते हैं अपन, है ना, पोटैटो ला के रख दिया घर पे, कुछ दिनों बाद में हम देखते हैं उससे कोई बर्ड वगैरह निकलने लगती है, जिसको आलू की आंख बोलते हैं। उसको उखाड़ के अगर जमीन में रख दिया जाए, जमीन में लगा दिया जाए, तो कुछ दिनों बाद में नया पोटैटो प्लांट बन जाता है ना, नया पोटैटो प्लांट बन जाता है ना। तो यानी वो, अब ये पोटैटो वो किसी भी प्लांट का कोई तो वेजिटेटिव पार्ट होगा, हो सकता है रूट हो, या फिर स्टेम हो, या फिर लीफ हो, नहीं है क्या? जैसे घर के अंदर पत्थर चट्टा जानते हो ना, ब्रायोफिल्म, वो घर के अंदर ला के रख दो,
उसके पत्ते अगर आपने मिट्टी के अंदर अगर बो दिए हैं, तो कुछ दिनों बाद में उससे पूरा प्लांट है वो बन जाता है। इसका मतलब क्या है, यानी एक ऐसा प्लांट है जिसकी लीफ से नया प्लांट है वो फॉर्म हो गया, मतलब वेजिटेटिव पार्ट क्या बना इसके अंदर, लीफ बन गया। तो कई ऑर्गेनिज्म के अंदर, यानी कई ऑर्गेनिज्म के अंदर तो स्टेम है, या फिर कई में रूट है, या फिर कई में अपने को देखने को मिलता है जो लीफ होती है उससे नया जो प्लांट है वो फॉर्म हो जाता है, उसे ही अपन कहेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो न्यू स्पीसीज, फॉर्म फ्रॉम वेजिटेटिव वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट से नया स्पीसीज है वो बन जाता है, इसे ही अपन क्या कहेंगे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसे ही अपन क्या कहेंगे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। जैसे इसका एग्जांपल क्या देखने को मिलता है, एग्जांपल ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम जो किससे बनता है, फ्रॉम लीफ, लीफ से फॉर्म हो जाता है ब्रायोफिलम। वेजिटेटिव पार्ट इसके अंदर क्या बन गया, लीफ बन गया। तो ये हमारे 5 तरीके हो गए, हो सकता है कोई और भी तरीका हो, लेकिन ये हमारे लिए काफी है। पहला तरीका क्या था, बाइनरी फिजन। दूसरा तरीका क्या था, फ्रेगमेंटेशन। तीसरा तरीका था रीजनरेशन। चौथा तरीका अपन ने देखा था क्या मैं भूल रहा हूँ, क्या नाम था उसका। और पांचवा तरीका ये है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट वाला पोर्शन क्या है। रीजनरेशन देखा था, बडिंग देखा था, हाँ बडिंग देखा था 4th नंबर पे। फिर ये देखो, इसके बाद में टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन। देखो रिप्रोडक्शन के बेसिस के ऊपर भी स्पीसीज होते हैं, वो 2 तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं सीजनल, सीजनल यानी एक एक तो होते हैं सीजनल और एक होते हैं कंटिन्यूअस। एक सीजनल और एक कंटिन्यूअस। सीजनल का मतलब क्या है, देखो आपने देखा कुछ स्पीसीज के अंदर पूरे ईयर के अंदर, पूरे साल में किसी विशेष मंथ के अंदर या फिर किसी विशेष टाइम पीरियड के अंदर ही जो सेक्स हार्मोन होते हैं वो एक्टिव होते हैं, तो इसी दौरान वो एक दूसरे के नजदीक आते हैं, उसको बोलते हैं अपन सीजनल ऑर्गेनिज्म। सीजनल ऑर्गेनिज्म जैसे ऐसा किस किस में देखने को मिल रहा है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में, एग्जाम्पल एग्जाम्पल जैसे डॉग है या रेट है या रेबिट है। सीजनल के अंदर ऐसे स्पीसीज जिसके अंदर पूरे ईयर के अंदर किसी पर्टिकुलर किसी एक टाइम के ऊपर सेक्स हार्मोन होते हैं वो रिलीज होते हैं, तो उनकी मीटिंग है वो किसी एक फिक्स टाइम के ऊपर ही होती है, इसीलिए इनको बोलते हैं सीजनल ऑर्गेनिज्म। जैसे डॉग है, रेट है, रेबिट। ऐसा क्यों हो रहा है, अगर इसके पीछे रीजन देखें तो देखो भाई, डॉग है वो एक साथ है ना बहुत सारे स्पीसीज को बर्थ करता है, राइज करता है। तो अगर मान लो पूरे साल अगर ये कंटिन्यूस वाली प्रोसेस के अंदर चला जाए, फिर तो देखा जाए कि जैसे मान लो आज इस मोहल्ले के अंदर अगर 5 डॉग हैं, हो सकता है 2 साल बाद में अगर कोई आए तो यहाँ पे 1000 के आसपास डॉग देखने को मिलेगा, अगर ये पूरे साल में ये प्रोसेस चलती रहे तो। इसलिए कुदरत ने इन सारी चीजों को सीजनल, इसके अंदर इसकी बॉडी के अंदर ऐसा सिस्टम फॉर्म किया है कि ये सीजनल ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी के अंदर आते हैं। सीजनल ऑर्गेनिज्म, समझ गए, सीजनल ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी के अंदर आएंगे। डॉग है, रेट है, रेबिट है, और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। कंटिन्यूअस वाले क्या होते हैं, इनमें पूरे वर्ष भर यानी होल ईयर इनके अंदर हार्मोन है वो, सेक्स हार्मोन है वो रिलीज होते रहते हैं,
और कभी भी मीटिंग कर सकते हैं इसके अंदर, जरूरी नहीं है। तो जैसे एग्जाम्पल अगर देखने को मिले, जैसे ह्यूमन बीइंग है, काऊ है, या फिर हॉर्स है ना, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं etc। तो टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर, पूरे ईयर के अंदर रिप्रोडक्शन है वो किस तरीके से हो रहा है, कुछ में सीजनल ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ में कंटिन्यूअस ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये किसी सीजन के अंदर ही इसमें सेक्स हार्मोन है वो रिलीज होते हैं, तो इनसे नया स्पीसीज है वो फॉर्म होता है, जबकि इनमें पूरे ईयर भरी ऐसी प्रोसेस है वो चलती रहती है, क्योंकि इनके द्वारा जो नया ऑफ स्प्रिंग राइज हो रहा है उनकी क्वांटिटी बहुत ही कम है। ह्यूमन बीइंग है वो एक साथ कितने ऑर्गेनिज्म है वो राइज कर सकते हैं, 1 या फिर 2 या फिर मैक्सिमम 3। काऊ के अंदर भी यही है, 1 या 2। हॉर्स में भी यही है, जबकि इनमें ऐसा नहीं होता है। डॉग के अंदर एक साथ बहुत सारे स्पीसीज है वो फॉर्म हो सकते हैं, समझ गए। इसलिए 6 वाला अपना टॉपिक है वो है टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन। एक सीजनल ऑर्गेनिज्म और एक है कंटिन्यूअस ऑर्गेनिज्म। ये सारे कंटिन्यूअस वाले एग्जांपल, ये वाले सीजनल वाले एग्जांपल, समझ गए। चलो अब नेक्स्ट पोर्शन पे देखते हैं क्या है। ये देखो नेक्स्ट पोर्शन अपना है प्यूबर्टी। इस प्यूबर्टी का मतलब बताओ मुझे, क्या होता है प्यूबर्टी का मतलब? प्यूबर्टी का मतलब बताओ। देखो हमें हमें पता है कि गेमेट सेल कौन कौन सी होती है मेल और फीमेल के अंदर। मेल और फीमेल के अंदर गेमेट सेल होती हैं, जैसे मेल के अंदर टेस्टिस और फीमेल के अंदर ओवेरी। उन दोनों के अंदर अगर जर्म सेल का अगर प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है उसे ही अपन बोलते हैं प्यूबर्टी की स्टेज। अगर गेमेट सेल के अंदर जर्म सेल का अगर प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए उसे ही अपन क्या बोलेंगे, उसे ही अपन बोलेंगे प्यूबर्टी। सो हाउ कैन वी राइट इट? रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन ऑफ जर्म सेल स्टार्ट। जैसे ओवेरी के अंदर ओवा का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, जबकि टेस्टीज के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। जब भी प्यूबर्टी का मतलब ये होता है रिप्रोडक्टिव सेल होती हैं जो रिप्रोडक्टिव, या फिर जर्म सेल या फिर रिप्रोडक्टिव सेल वो स्टार्ट हो जाता है। ओवेरी के अंदर ओवा फॉर्म होने लगते हैं और टेस्टिस के अंदर स्पर्म है वो फॉर्म होने लगते हैं। ये इसको अपन बोलेंगे प्यूबर्टी की स्टेज। इसके अंदर वेरियस चेंजमेंट देखने को मिलता है, जैसे जैसे जो हमारी वॉइस है वो पहले जैसे मान लो श्रिंक थी यानी पतली थी, अब वो लाउड होने लगती है ना। और सारे पूरी बॉडी के ऊपर अलग अलग जगह पे हेयर है वो फॉर्म होने लगते हैं। ब्रेस्ट साइज है वो इंक्रीज होने लगते हैं गर्ल्स के अंदर, और भी बहुत सारे चेंजमेंट इसके अंदर देखने को मिलता है। तो ये वाली स्टेज है उसको बोलते हैं प्यूबर्टी की स्टेज। क्या डेफिनेशन हो जाएगी? रिप्रोडक्शन ऑफ जर्म सेल या फिर रिप्रोडक्टिव सेल स्टार्ट। ओवेरी के अंदर ओवा या ओवम और टेस्टिस के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन है वो स्टार्ट हो जाता है, समझ गए। तो आज का अपना टॉपिक यहीं पे एंड होता, बाकी अपन पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।